नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली का इस वक्त हाल बुरा है। चंद दिनों की बारिश ने दिल्ली सरकार की पोल खोलकर रख दी है। पानी लाल किले तक चढ़ाया है और लाल किले तक पानी का चढ़ आना शायद इसमें कुदरत की तरफ से सियासी संकेत भी हैं। दरअसल लाल किले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल पिछले 9 साल से लगातार 15 अगस्त को भाषण देते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री भी भाषण देते हैं जो प्रधानमंत्री रहे अभी तक, आज़ादी के बाद से अभी तक, और वहीं से तिरंगा फहराते हैं। इस साल भी मोदी जी ही लाल किले पर झंडा फहराएंगे, यानी कि 2023 को 15 अगस्त को वही फहराएंगे। लेकिन क्या 2024 में भी यही सिलसिला जारी रहेगा? क्या 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस लाल किले से झंडा फहराएंगे? क्या बाढ़ से जो बाढ़ आई है दिल्ली तक और लाल किले तक, क्या इस बाढ़ से कोई नए संकेत की उम्मीद की जाए? क्या मोदी जी की जगह कोई और चेहरा तिरंगा फहराएगा? क्या राहुल गांधी वो चेहरा होंगे या फिर प्रियंका गांधी या विपक्षी मोर्चे से कोई और चेहरा होगा जो 2024 में तिरंगा फहराएगा? और ये सारे सवाल बारिश और बाढ़ के बीच सियासत में तैरने लगे हैं। बारिश ने यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा दिया है कि नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आम जनता को तो इससे भारी परेशानी हो ही रही है। दिल्ली संभालने वाले लोग भी परेशान हैं कि हालात कैसे संभाले। यही हालत इस वक्त सरकार की भी है और खासकर केंद्र सरकार की। दिल्ली में बैठी 2 सरकारें हैं, एक दिल्ली की सरकार यानी केजरीवाल की सरकार और एक देश की सरकार जो देश पर राज कर रही है यानी मोदी जी की सरकार। दरअसल मोदी सरकार के लिए रोज परेशानियों की बारिश हो रही है। मोदी जी फ्रांस के बेस्टिल डे की परेड में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे तो इससे पहले यूरोपीय संघ की संसद ने मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रस्ताव दे दिया और इसके साथ ही बीजेपी पर हेट स्पीच को बढ़ावा देने और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत ने इस पर कड़ा जवाब दे दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि मोदी जी अब जब भी विदेश जा रहे हैं तो कोई ना कोई विरोध का मुद्दा खड़ा हो ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपको याद होगा। ऑस्ट्रेलिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका गए तो वहां 75 सांसदों ने खत लिख करके प्रेसिडेंट जो बाइडेन के नाम से खत लिखा और इन तमाम सांसदों का कहना था कि मोदी जी को राजकीय भोज न दिया जाए। और अब फ्रांस पहुंचे तो यूरोपियन यूनियन की जो संसद है उसने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। इधर राफेल डील में भ्रष्टाचार की जांच पर फिर से भारत से फाइल मांगी जा रही है कि आपके यहाँ क्या जांच हुई है। अनिल अंबानी की चिट्ठी सामने आ गई है। ये सारे हालात बता रहे हैं कि अगले साल मोदी जी का लाल किले तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इधर विपक्षी दल अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर एकजुट होकर, यह नाम अटल बिहारी वाजपेयी का ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं जरा बताता हूं, क्योंकि उन्हीं की तर्ज पर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किसी एक विपक्ष के नेता ने ही बात कही है, इसलिए आप तक रख रहा हूं। जिस तरह वाजपेयी जी के चेहरे पर 96 में यानी 1996 के बाद बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, वही काम इस बार विपक्ष करने जा रहा है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। 1996 तक देश का राजनीतिक माहौल बदल चुका था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राम मंदिर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल ली थी। कांग्रेस में नेतृत्व के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं था, जबकि बीजेपी में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की दमदार जोड़ी थी। आडवाणी जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने अब की बारी अटल बिहारी कहकर ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दांव काम आया और बीजेपी केंद्र तक पहुंचने में कामयाब हुई। अब विपक्ष इसी राह पर, इसी तर्ज पर चलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी भले ही इस वक्त सांसद नहीं हैं और बीजेपी की पूरी कोशिश भी है कि वो किसी भी तरह से संसद तक ना पहुंचे, लेकिन इसमें भी बीजेपी दो तरफा मार खा रही है। कैसे खा रही है बताता हूं। अगर राहुल गांधी को संसद से 6 साल तक बाहर रहना पड़ता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचते रहेंगे और कांग्रेस को सहानुभूति भी मिलती रहेगी और राहुल की राजनीति और राहुल की जो सिंप्लिसिटी है वो भी लोगों तक पहुंचती रहेगी। और अगर राहुल गांधी संसद पहुंचते हैं, यानी कि उनकी सांसदी बहाल हो जाती है, तो यह तय माना जा रहा है कि विपक्ष उन्हें ही पीएम फेस बनाएगा। पटना की बैठक में आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह दी थी
और इसका सियासी मायने जो है, इसका सियासी मतलब यही निकाला जा रहा है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या उन्हें ही विपक्ष प्रधानमंत्री बनने कहेगा कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाइए। जरा सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव को, फिर से सुन चुके हैं आप लोग फिर भी, लेकिन यहां जरूरत है, सुनिए। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम किए, भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, घूम रहे थे उस बात है अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। अब ज्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको तो यहाँ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जो पैदल चले उसमें भी राहुल गांधी ने, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दाढ़ी भी बढ़ा ली। फिर लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि आपने सदन में भी अच्छा भाषण दिया था, खासकर राफेल के मद्दे अडानी के मसले पे। ये तमाम बातें यहाँ कही जा रही हैं, और दूल्हा बनिए, शादी कीजिए, ये तमाम बातें यहाँ लालू प्रसाद यादव कह रहे थे। और यहाँ से विपक्ष जो है वो एक दूसरे ढंग से यहाँ एक मजबूती दिखाई दे रही है, और सेंटर पॉइंट में कहीं ना कहीं राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार और शरद पवार, नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता अपने प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं से पहले ही इनकार कर चुके हैं। शरद पवार को भी आपने सुन लिया पहले भी कि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। और विपक्षी दलों में अधिकतर नेता यही चाह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो कुर्सी राहुल गांधी को मिले। आगे हालात क्या मोड़ लेते हैं इस बारे में अभी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल सारी संभावनाएं राहुल गांधी की तरफ मुड़ रही हैं। राहुल अभी कांग्रेस और विपक्ष दोनों को मजबूत कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की कांग्रेस इकाइयों की रोज बैठकें ले रहे हैं, और उसमें चुनाव जीतने के साथ साथ बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। इधर बिहार में जेडीयू और आरजेडी, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, झारखंड में जेएमएम, तमिलनाडु में डीएम, कैसे तमाम दलों को उनका साथ और सहयोग मिल रहा है। और यही कारण है कि एनसीपी में फूट पड़ने के बाद भी शरद पवार अजित पवार पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो चर्चा में हैं, और चर्चा में बने रहने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं तो काम भी दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को आप लोगों ने देखा होगा ट्रक की सवारी करते हुए। वो पहले हिंदुस्तान में ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने ट्रक की सवारी की, उसके बाद वो सीधे पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका में भी वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक ट्रक की सवारी की, और वहां के ट्रक और यहां के ट्रक के केबिन का फर्क उन्होंने बताया। और उसके बाद अब एक नोटिफिकेशन आ गया यहां भारत में कि हमारे यहां के ट्रक भी वैसे ही बनाए जाएंगे जैसे अमेरिका में है, एसी युक्त यानी कि एयर कंडीशनड केबिन होगा जहां ट्रक ड्राइवर घंटों चलते हैं। इस बीच एक एक मसला आया फ्रांस से, जिसकी चर्चा पहले कर चुका हूं और कल भी हम लोगों ने चर्चा की, वो है राफेल का मामला। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस पहुंचे हैं, और वहां पहुंचने से पहले मीडिया पार्ट जो मीडिया हाउस है उसने कल एक खुलासा किया। उस खुलासा पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। हमारे साथ कल स्पेशल गेस्ट के रूप में परंजय गुहा ठाकुरता थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई, आप लोगों ने सुना कल के प्रोग्राम में। और लेकिन राफेल के मसले पे आज नहीं बल्कि 4 साल पहले भी राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वही बात आज भी कह रहे हैं।
राहुल गांधी ने 4 साल पहले संसद भवन से, सदन से बाहर निकलते हुए, सदन के बाहर जो बातें कही थी, रखी थी रफाल मसले पे, वो आज भी चर्चा में है और कल से बहुत ज्यादा चर्चा में। आइए जरा सुन लेते हैं 4 साल पहले राहुल गांधी ने रफाल मसले पे कहा क्या था, सुनिए जरा। Nothing is going to save the Prime Minister for Rafale. The evidence on Rafale is open and shut. It is pretty clear that the Prime Minister has personally helped Mr. Anil Ambani get 30,000 crores. The Defence Minister spoke for 2.5 hours. I have a simple question. Please tell the country, when Mr. Narendra Modi bypassed the old Rafale deal, did the Air Force, did the Defence Ministry raise an objection? So on the That's my question. I'm expecting a yes-no answer. The Defence Minister is not able to give one. Neither is the Prime Minister. And believe me when I tell you that the nation is going to 100% know that Narendra Modi has taken 30,000 crores rupees of the people's money and given it to his friend Anil Ambani. 100% without shadow of doubt, the nation will know this. Thank you very much. देखिए 4 साल पहले एक नेता, उसका नाम है राहुल गांधी, क्या बात कर रहा है। वो नेता यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, एक प्रधानमंत्री का, दूसरा अनिल अंबानी का और तीसरा नाम जो है वो इंसान नहीं बल्कि वो जहाज है और उसका नाम है रफाल। रफाल डॉसाल्ट एविएशन लिमिटेड बनाने वाली एक कंपनी है, वो बनाती है, उससे, यह फ्रांस की कंपनी है, उससे डील होता है और 30,000 करोड़ रुपए की डीलिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और अभी भी वही बात चल रही है, आज की तारीख में 4 साल बाद भी वही बात चल रही है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं तो ये रफाल फिर से उनका पीछा कर रहा है, ये जिन फिर से बाहर निकल आया है। इसलिए भी बाहर निकल आया है क्योंकि वो चिट्ठी सामने आई है, जिस चिट्ठी में अनिल अंबानी की चिट्ठी, जिसमें कहीं ना कहीं अनिल अंबानी को इस मामले में उनकी कंपनी को ये डील देने के लिए इंडिया में और उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये तमाम बातें कही गई थी। ये चिट्ठी देखिए आपके सामने, रिलायंस के लेटर हेड पे है। दूसरी तरफ तो ये एक मामला है। दूसरा मामला, प्रधानमंत्री जब फ्रांस पहुंच चुके हैं तो यूरोपियन यूनियन में, उसके संसद में, पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, वहां पर मणिपुर को लेकर चर्चा हो रही है। उसी मणिपुर को लेकर के, जहां का यानी उस मणिपुर का म तक अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा। लोग तो ये कह रहे हैं कि जब मणिपुर की घटना परवान चढ़ रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए, अब दिल्ली में बाढ़ है तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं फ्रांस, और उस फ्रांस में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मणिपुर जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उन्होंने भी मीडिया से उस वक्त भी बात की थी। मणिपुर में क्या कुछ कहा था उन्होंने, ये भी सुन लेते हैं जरा राहुल गांधी को। राहुल गांधी पर केंद्रित ये कार्यक्रम, और उसमें क्या राहुल गांधी 2024 की तैयारी में राहुल सब पर भारी दिखाई दे रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा इसको भी सुन लेते हैं। मणिपुर में उन्होंने कहा क्या था। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, सर पीएम की चुप्पी पे क्या कहेंगे राहुल जी? पीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? तो शांति के लिए जो भी करना हो मैं करने के लिए तैयार हूं। मणिपुर पहुंचे थे और बहुत सारी बातें, बहुत लोगों से मिल करके आए राहुल गांधी, और वहां जो कुछ चल रहा है उसमें जो एक जो मलहम, और वो भी प्यार का मलहम, मोहब्बत का पैगाम जो पहुंचाने की कोशिश थी, वो पहुंचाने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। तो दोस्तों आइए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन गए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि क्या राहुल के चेहरे पर बीजेपी का मुकाबला करेगा विपक्ष, और क्या 2024 की तैयारी में राहुल सब पर भारी हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ देखिए इस वक्त